कल से जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं सुपर फास्ट रिवीजन का बैच। तो सुपर फास्ट रिवीजन में जो है अभी एक क्लास हुआ है जो कि चैप्टर नंबर 4 का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में क्या है कि अगर द्विघात समीकरण पढ़ने के बाद आज हम लोग जो है दूसरा चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 होगा। पहला चैप्टर है जो कि है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर जानने से पहले जो है आप लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 को जानिएगा। क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 था नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़े थे, जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो है प्राकृतिक संख्या क्या होती है या नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर मतलब था गिनती की संख्या, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब जो भी हम लोग गिनती में गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 गिनते थे। उसके बाद दूसरा आ जाता सम संख्या। सम संख्या का मतलब जब प्राकृतिक संख्या, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसमें 2 से भाग लग जाए, जैसे 2 4 6 8 ऐसे करके। और ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं लगता, उसको बोला जाता है विषम संख्या या ऑड नंबर। इसको ऑड बोलते हैं और सम को जो है इवन बोलते हैं, EVEN। इसके बाद जो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4। जब इसमें अपन 0 को अगर शामिल कर लेंगे इसमें, तब बन जाएगा पूर्ण संख्या। इतना बात समझ में। इसके बाद जो है पूर्णांक आएगा। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब कि जब अपने पास सम नंबर लाइन है, 0 पॉजिटिव वाला इस तरफ, निगेटिव वाला इस तरफ, इधर में 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 मतलब जब संख्या रेखा पर जितने पूरे वाले अंक हैं पूर्णांक, उन सबको जब शामिल करेंगे तो पूर्णांक। या जब होल नंबर जो है 0 1 2 3 4, इसमें अगर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मतलब -1 -2 -3, इसको अगर शामिल कर लेंगे तब क्या अपने पास मिलेगा? पूर्णांक। या पूर्णांक को बोला जाता है इंटीजर इंग्लिश में। इंटीजर, इसको जो है डिनोट करने का 2 तरीका है। एक पहला, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। किसे? आई से। और एक वर्ड जेहलन है, ठीक है, जिसका मतलब भी पूर्णांक होता है, इसलिए इसको भी क्या किया जाता है? जेड या आई से डिनोट किया जाता है। जैसे -2 -1 0 हो गया, 1 2, इसके बाद वाला भी इसके पहले वाला भी। अगर कोई पूछे कि 2.5 एक पूर्णांक है या नहीं, अच्छा एक बात बताओ, 2.5 पूरा अंक नहीं है ना, इसमें 2 के बाद आधा भी है। तो जब कभी भी इसको भिन्न में बदलिए, अगर मान लीजिए 2.5 को बदलेंगे तो बटे 10 करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 5 से काटेंगे तो 5/2, नीचे कितना आ गया? 2। नीचे हमेशा 1 होना चाहिए जब भिन्न में बदला जाए तब। इसके बाद जो है अगला, पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक जो होते हैं ना मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 2 नहीं होते। अगर पूर्णांक होते हैं तो अभी बोले पूर्णांक जो है मुख्यतः 3 प्रकार। 3 में कौन कौन? एक तो धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, और तीसरा शून्य। शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। अब इसके बाद अगला नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य में कंफ्यूज नहीं होइएगा। भाज्य का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य का मतलब ऐसा है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग जाए। मतलब जैसे 1 में भाग करेंगे तो 1 से केवल जाएगा, 2 में करेंगे 1 और 2 से भाग जाएगा, 3 में करेंगे 1 और 3 से भाग जाएगा, 4 में करेंगे 1 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 2 से भी जा रहा है। जब वह संख्या और 1 के अतिरिक्त किसी एक अन्य से कम 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, तब उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या से। इसका मतलब 4 भाज्य है। 5 में केवल 1 और 5 से जाएगा, 6 में 1 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, एक्स्ट्रा है। इसका मतलब यह भी एक भाज्य संख्या है। इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। सम से कंफ्यूज नहीं होना है। सम का मतलब इवन होता है। सम का मतलब होता है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से भाग जाए, जैसे 2 4 6 8। 2 तो एक सम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। अब ऐसे ही है दूसरा अभाज्य। अभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर।
तो भाज्य का मतलब क्या होता है? जिसका केवल 2 गुणनखंड है। बात समझ में आ रहा है? जिसका केवल 2, एक और स्वयं 7 आएगा, एक और 7। ठीक, तो इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे हो गया 2, 3, 5 और 7। इसको जानना जरूरी है। इसके बाद जो है आएगा द्विका भाज्य। द्विका भाज्य और सहाभाज्य, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। द्विका भाज्य, यस, पहले देखते हैं सहाभाज्य। सह अभाज्य लिखा ही है, सह अभाज्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, मतलब जैसे 2, 5, 2 और 5 का HCF कितना होगा? 1 होगा। 4 और 9 HCF कितना होगा? 1। तो इसका मतलब सह अभाज्य संख्याएं हैं। 5, 10 नहीं, क्योंकि HCF कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो HCF अगर 1 होगा तो सह अभाज्य संख्याएं होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है, सह अभाज्य में दोनों संख्याएं अभाज्य हो जरूरी नहीं है। जैसे 4, 4 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। 9 भाज्य संख्या, लेकिन HCF 1 है, इसलिए दोनों ग्रुप बना रही है सहभाज्य का। और इसके बाद जो आएगा वो है द्विका भाज्य। द्विका भाज्य का मतलब है कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, अब की बार सुनिएगा, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका HCF तो 1 होता ही है, लेकिन उनके बीच का अंतर कितना है? 2। मतलब मेनली अपना फोकस अब की बार दोनों अभाज्य ही होंगी। जैसे 5 और 7 दोनों अभाज्य हैं, दोनों के बीच का अंतर 2 है। 11 और 13 अभाज्य हैं, दोनों के बीच का अंतर 2 है। जब ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, तब उसको बोला जाता है द्विक अभाज्य संख्या। अब अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि क्लास 10th का है, अब 10th का स्टार्ट होता है, अभी तक 9th का था। पहला आ गया परिमेय संख्या। इसको आराम से समझिए पहले कि ऐसी कोई भी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। फिर से सुनिएगा, ऐसी कोई संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। इतना सबको पता है। इसके बाद वाला कंडीशन मेन है, P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q पूर्णांक हो। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू I का मतलब इंटीजर। मतलब P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। और P और Q सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, P और Q पूर्णांक होने चाहिए और P और Q क्या होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या का मतलब कि P और Q का HCF कितना आना चाहिए? 1। तब इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अगर जैसे देख लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए 1/3, 1/3 अभाज्य परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में है। और तीसरा कंडीशन इसमें भी है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब P और Q पूर्णांक, PQ का HCF 1 और Q 0 के बराबर नहीं। ये तीनों कंडीशंस याद होनी चाहिए, अदरवाइज अधूरा रहेगा। तो जब तीनों रहेगा तो इसका मतलब है कि अगर 3/0 परिमेय है, नहीं है, चूंकि Q का मान क्या आ गया? 0। 0/3, हाँ ठीक है, 0 है ऊपर। ये तो नहीं बोले कि P का मान 0 नहीं हो सकता ना, P का मान 0 हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। अब देखिएगा दूसरा जो है, दूसरा यह है कि यदि अपरिमेय संख्या उसी का उल्टा, कि यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, बस इतना ही, नहीं लिखा जा सकेगा तो इसको क्या बोला जाएगा? अपरिमेय संख्या। अब दशमलव के बारे में हम लोग थोड़ा इन नोट वाला पॉइंट थोड़ा सा बताएंगे कि अगर कभी भी कोई भी अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या लिखेंगे, जैसे 5, 7, 9, 11, 9 नहीं है, 5, 7, 11, 13, इसमें से कुछ भी लिखा जाएगा तो यह हमेशा एक अपरिमेय संख्या बनाती है। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अगर गुणनफल कभी भी किया जाता है, जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, तो अपने पास अगर अपरिमेय एक साथ में है तो अपरिमेय ही मिलता है। बशर्ते जैसे अगर √3 माइनस में √3
दोनों सिमिलर हो जाएगा तो कट जाएगा, 0 बन जाएगा, जो कि क्या होगा, परिमेय संख्या। अगर √3 इंटू में √3 होगा तो दोनों है तो अपरिमेय, लेकिन गुणा करने पे क्या बन जाएगा, परिमेय। ठीक है, यही थोड़ा सा एक दो को इसका एक्सेप्शन टाइप में है, बाकी जो है सबका वही रहेगा। अब इसके बाद दशमलव है। दशमलव में क्या है कि दशमलव जो होता है वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इतना तो आप लोग को पता है कि जब कभी भी दशमलव प्रसार हम लोग देखते हैं तो दशमलव प्रसार में जो है हमेशा एक होता है शांत। शांत का मतलब है कि ऐसा दशमलव जो खत्म हो जाता है, और दूसरा होता है अशांत। जैसे 0.5, 5 के बाद कुछ नहीं है, 0.33333 चलता जाता है, इसको बोलते हैं अशांत, क्योंकि शांत नहीं हो रहा ना, चलता जा रहा है। इसी को लिखा जाता है 0.3 का बार। बार का मतलब कि 3 कई बार आ रहा है, हमेशा 3 लगातार आता जा रहा है। और इसी में अशांत में 2 होता है, एक बोलते हैं आवर्ती। आवर्ती का मतलब जो एक बार आ रहा है वही बार बार आ रहा है इधर जैसे। और एक को बोलते हैं अनावर्ती, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग। तो अनावर्ती का मतलब जैसे 0.17285 कुछ भी, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, जो कि बार बार बदलता जा रहा है, इसको बोलते हैं अनावर्ती दशमलव। अब सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो शांत वाला दशमलव होता है और जो अशांत आवर्ती होता है, यह परिमेय संख्या होती है। केवल अशांत अनावर्ती वाला दशमलव जो होता है, यह कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय। कभी भी पूछेगा तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई दे दिया कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा नहीं है, और उसमें दे दिया प्रसार में कि 0.5 दिया, निम्न में से कौन सा परिमेय है, परिमेय नहीं है, ठीक है, और दे दिया 0.3333, ठीक है, दे दिया 0.6666, ठीक है, इसके बाद दे दिया 0.125798। तो देखिए, परिमेय है चूंकि शांत दशमलव है, परिमेय है चूंकि अशांत आवर्ती है, परिमेय है चूंकि अशांत आवर्ती है, अपरिमेय है क्योंकि अशांत अनावर्ती है, इसलिए अपरिमेय कौन सा होगा, लास्ट वाला। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है परिमेय संख्या में क्या होती है। परिमेय संख्या जो होती है ना, वो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक से मिलकर के बनी होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय देखिए, पाइथागोरस से पहले जो है एक इंडियन गणितज्ञ थे जिनका नाम था जो है बोधायन। तो बोधायन ने भी यही प्रमेय दिया था, बस उनका देने का तरीका अलग था। तो पाइथागोरस बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय है कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज कौन सा होना चाहिए, समकोण, सबसे पहली कंडीशन है। अगर समकोण त्रिभुज दिया है तो जो 90 डिग्री होता है इसके सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं, इसको अगर ए बी मान ले तो इसको सी माने, तो शेष दोनों भुजाओं मतलब ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। अब दोनों भुजा हम क्यों बोल रहे हैं, दोनों भुजा इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें जरूरी नहीं है कि ये वाला लंब हो ये वाला आधार हो, ये आप लोग को त्रिकोणमिति में तब पता चलेगा कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। तो इसका मतलब है कि केवल कर्ण का स्क्वायर जो रहेगा वो बाकी दोनों के भुजाओं के वर्गों के योग की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग अगला टॉपिक जिसका नाम है परिमेयीकरण या रेशनलाइजेशन। अब सुनिएगा, परिमेयीकरण या रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कभी भी अपने को कोई भी भिन्न लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए 1/3, 1/√3, √2/3, √3/√2, या तो अपने को इस टाइप का मिलेगा जिसमें ऊपर और नीचे कहीं भी अंडर रूट नहीं होगा, या तो ऐसा मिलेगा नीचे में अंडर रूट होगा, या तो ऐसा मिलेगा ऊपर में अंडर रूट होगा, या तो ऐसा मिलेगा ऊपर और नीचे दोनों जगह अंडर रूट होगा। तो परिमेयीकरण इस कंडीशन में नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी लगेगा। मतलब परिमेयीकरण लगता कब है, जब कभी भी किसी भी भिन्न में अगर हर में एक अपरिमेय संख्या होती है, हर में कौन सी संख्या, अपरिमेय, अगर हर में अपरिमेय है तो अपना मेन मकसद होता है नीचे हर वाली अपरिमेय को परिमेय बनाना।
मतलब हम लोग परिमेयीकरण करते हैं क्या करने के लिए, परिमेय बनाने के लिए, किसको, हर को। तो जैसे यहाँ पे दिया था 1/√3, अगर इसमें √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दें तो ऊपर में तो बन जाएगा √3, लेकिन नीचे में 3, जो कि परिमेय संख्या आ गई। इसका मतलब जब भी हमको परिमेयीकरण करना होगा, इस बात को ध्यान देना है कि हर में जो है एक अपरिमेय संख्या हो। जैसे यहाँ पे भी ऐसे √3/2 है, √2 है, ऊपर वाले से अपने को नहीं मतलब, नीचे में √2 है तो √2 से ऊपर नीचे गुणा, ऊपर में √6 बटे में नीचे कितना हो गया 2, नीचे में परिमेय बन गया। अपना काम यही है, परिमेयीकरण का मतलब ये है कि अगर कहीं भी अपरिमेय संख्या हर में दिख रही है तो उसको क्या करना, परिमेय बनाना। और परिमेय बनाने के लिए अगर ऐसे दिया रहेगा जैसे अभी बताए, तो जो नीचे में संख्या रहेगी उसी से गुणा करेंगे। अगर संख्या जोड़ या घटाव के रूप में है तब इसका चिन्ह परिवर्तित करके गुणा करेंगे। बोलिएगा सर चिन्ह कहाँ परिवर्तित करेंगे, देखिए चिन्ह अगर नहीं परिवर्तित करेंगे तो हम लोग का परिमेय कैसे बनेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। मतलब यहाँ पे अगर ए प्लस बी दिख रहा है, यहाँ ए माइनस बी, तो अगर ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 बराबर 1 आ गया पर में। अगर यही प्लस से गुणा करेंगे, प्लस से ही गुणा करेंगे, तब तो मेरे पास बन जाएगा 1/√3 प्लस √2 का स्क्वायर बन जाएगा इंटू √3/n प्लस √2। ठीक है, हम मेरा टारगेट क्या है, हर को परिमेय बनाना। अब यहाँ पे जब करेंगे तो 3 + 2 प्लस 2√6, परिमेय बनाने के बजाय तो अपरिमेय ही रह गया। इसीलिए चिन्ह परिवर्तित करके उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ताकि इस वाले फार्मूले से हम क्या कर सकें, हर को एक परिमेय संख्या बना सके। अगला टॉपिक अपना है कि अगर कोई भी अशांत आवर्ती दशमलव है उसको भिन्न में कैसे बदला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बोला कि 0.333 को भिन्न में बदलिए। तो देखिए पहला तरीका इसका है कि आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है केवल 0.3 का बार। अगर ऐसे आप लोग लिखे हैं तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तब आप लोग को सॉल्व नहीं करना है। तो ऊपर में कितना लिखा है 3 बटे में कितना पे बार है, केवल 3 पे, जितनी संख्याओं पे बार है उतना बार नीचे 9 लिख दीजिए। जैसे अगर 0.55 बार, कुछ नहीं, ऊपर में कितना है 55 बटे में बार कितनी बार है 2 बार, 55/99। अगर मान लीजिए 0.13 का बार दिया है तो ऊपर कितना है 13/99। अगर ऑब्जेक्टिव में है तब, अगर सब्जेक्टिव में है तब अपने को इसको सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करने का तरीका है कि एक बार जो भी दिया है परिवर्तित करने के लिए इसको x के बराबर मानिए। तो मानेंगे x बराबर कितना 0.333, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। फिर 10 से गुणा करेंगे, 10 से क्या करेंगे गुणा दोनों पक्ष में, इधर आ जाएगा 10x, इधर आ जाएगा 3.3333, समीकरण नंबर 2। इधर वाला बराबर है, तो अगर इसमें से दो में से एक को घटाएंगे तो अपने पास यहाँ पे 10 में से एक घटेगा 9x बराबर, जब इसमें से घटाएंगे, इसमें से अगर घटा देंगे 0.333 तो इधर वाला तो 0 बना देगा, इधर वाला 3 बन जाएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा 3। तो x बराबर कितना है 3/9। अगर सब्जेक्टिव में पूछ रहा है तब ऐसे करेंगे, या 1/3। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो डायरेक्टली जैसे हम बताए कि अगर 0.25 का बार है तो कुछ नहीं 25 और बटे में कितना 99, सॉल्व कीजिए। इसका एक तरीका और, जैसे मान लीजिए अगर आ गया कभी नहीं 0.5 का बार केवल आ गया, तो अब की बार देखिए बार कितने पे है 1 पे, तो इसको लिखेंगे 25 माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटाएंगे 2 बटे में बार कितनी संख्या पे है 1, एक संख्या पे बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है उसके जगह पे क्या आएगा 0, तो आ जाएगा 30/90। ठीक है, अगला आएगा जो है कि अगर मान लीजिए सर कोई संख्या मान लीजिए p/q के रूप में दी है, जैसे मान लीजिए 25 और बटे में 500 या 5000, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह एक जो है या शांत दशमलव वाली संख्या है या अशांत आवर्ती दशमलव की संख्या है।
या ठीक है। तो इसको पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, जब सबसे पहले आएगा तो आप लोग कुछ मत कीजिए, जो हर है केवल उस पर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए 25/5000 दिया है तो डायरेक्टली भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। तो 25 से काटिएगा, 200 बार में कटा, एक आ गया कितना, 1/200। मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे वही आएगा। तो 200 जो आया है हर, इसका गुणनखंड कीजिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 के बाद 40, 5 कितना आ गया? अरे 200 का गुणनखंड कीजिए ना। 200 का गुणनखंड करेंगे तो 200 का 2 से 100 बार, 2 से 50 बार, 2 से 25, 25 बार, 5 5, 3 बार 2, उसके बाद 5 5। ठीक है। तो अगर ऐसे हो गया तो आप लोग ध्यान दीजिएगा नीचे में क्या क्या आया है, 2 और 5। अगर 2 और 5 आएगा, केवल केवल क्या आएगा, 2 और 5, तब उसको बोला जाएगा कि यह है एक शांत दशमलव वाली संख्या है। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर गुणनखंड करने पे, हर का गुणनखंड करने पे केवल 2 और 5 में आएगा, तब तो वह शांत दशमलव की संख्या है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी और आया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आता 1400, तो गुणे 7 भी आ जाता। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो यह शांत दशमलव वाली संख्या नहीं है। शांत दशमलव का मतलब कि जब हर का गुणनखंड करने पर केवल 2 और 5 के रूप में आए, चाहे 2 के रूप में आए या 5 के या दोनों मिला के आए, तब उसको बोलेंगे शांत दशमलव वाली संख्या। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तब इसको अशांत दशमलव वाली संख्या बोला जाएगा। अब इसके बाद जो है वास्तविक संख्याओं के कुछ घातांक नियम है। घातांक नियम का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए, अगर कभी भी दे दिया आप लोग को कि एक संख्या है जो कि 2 की घात 3 है, इंटू में 2 की घात 5 है, तो अपने पास देखिए, इसको सॉल्व करने का पहला तरीका कि हम वही पुराना वाला करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार गुणा किए, फिर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इसको गुणा करें। तो इससे अच्छा है, जब घातांक नियम इसी के लिए है कि इतना बड़ा सा गुणा नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। तो अगर आधार समान है और गुणा है बीच में, तो घातें क्या करती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 + 5, तो कितना आ गया, 2 की घात 8। मतलब ये अपने को कुछ फार्मूले हैं जो कि याद रखने हैं। पहला कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर m प्लस n। दूसरा, अगर मान लीजिए आधार बराबर है और बटे में है, तो घातें घट जाती हैं, ऊपर अंश वाले में से हर वाला माइनस हो जाता है। अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 5 और उसकी पावर 3 है, उसको कुछ नहीं, घात का गुणा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 15, 2 की पावर 15। और अगर मान लीजिए कोई भी संख्या दी है, उसकी घात 0 है, उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अगर मान लीजिए 2 की पावर 2/3 दिया है, इसका पावर 5 दिया है, तो इसका मतलब अगर ऐसे कभी भी दिया है ना, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5/3 की पावर 5, जो कि यहाँ पे है। ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। अभी आप लोग को बताया कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, लेकिन आधार समान नहीं है, अब केवल घात समान है। तो अगर घात समान है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 5, मतलब दोनों को जोड़ के तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 5। ठीक है। अब इसके बाद जो है, अगर मान लीजिए 2 की पावर 5 केवल लिखा है, दो, तो अगर मान लीजिए कि कभी भी अपने पास कोई भी संख्या ऐसी दी हुई है जो कि जो है 2 की पावर 5, केवल 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 का हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर -5। मतलब कोई भी संख्या दी हुई है ना, उसकी घात को अगर ऋणात्मक कर देंगे तो वो हर में आ जाएगा। अगर मान लीजिए केवल 2 की पावर -5 दिया है, तो इसको हर में ले आएंगे तो 2 की पावर 5, मतलब जो भी यहाँ चिन्ह रहेगा ना, वो हर में लाने के बाद उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा भी है, मान लीजिए 1/2 स्क्वायर दिया है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर -2, मतलब अगर नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएगा हर और अंश में। अगर अंश में दिया रहेगा हर में जाएगा, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसका उल्टा, अगर मान लीजिए प्लस है, माइनस माइनस है तो प्लस, और अगर माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, मतलब जो भी रहेगा चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अगला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए, इसमें कुछ बहुत विशेष सा नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, कि भाज्य जो होता है वो बराबर होता है भाजक गुणे भागफल
और प्लस में क्या, शेष। ये तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसे भाग दिया जाता है तो यहाँ भाज्य होता है, यहाँ भाजक होता है, यहाँ जो आता है उसको भागफल बोलते हैं, और जो यहाँ पे बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, शेष। बस यही यूक्लिड है। यूक्लिड का मतलब है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे ए क्या है, भाज्य। अगर ए में भाग देंगे हम बी से और क्यू बार मान लीजिए भाग गया और शेषफल अपने पास आर बच गया, तब एक जो होता है वो बी इंटू क्यू और प्लस आर के बराबर होता है। यही तो है भाज्य। ए बराबर भाजक, बी गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। अब यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ टेक्निकल चीज लिखा है, इसका देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या लिखा है कि आर जो है जीरो और बी के बीच में। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में आप लोग कीजिए। मान लीजिए कि हम 35 में भाग देते हैं, यहाँ पे भाग देते हैं 37 में, भाग देते हैं किससे, 5 से। भाग दिए, 5 सते 35, भाग शेष कितना बचा, 2। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 37 बराबर 5 गुणे 7 और प्लस में 2। इतना बात समझ में आ रहा है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। अच्छा एक बात बताइए, जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा। में भी हो सकता है, अगर यहाँ 35 होता तो 0 बच जाता, 36 होता 1 बच जाता, 37 होता 2, 37 तो है ही, 38 होता 3, 39 होता 4। अगर 40 होता तब 8 बार भाग चला जाता और शेषफल 0 बच जाता। मतलब कि शेषफल जो अपने पास बचेगा, जो आर बचेगा, या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4। 5 शेषफल बच सकता है नहीं। अगर 5 हो जाएगा तो 5 से ही भाग दे रहे हैं, एक बार बढ़ जाएगा। मतलब कि जो आर होता है ना, वो हमेशा, इसको ए लिखे हैं, इसको बी, इसको क्यू और इसको आर। तो आर जो होता है ना, हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 के बराबर होगा, और हमेशा बी से छोटा होगा। मतलब इससे तो छोटा ही होगा, क्योंकि यहाँ 5 से भाग दे रहे थे तो 4 तक आ गया। तो यही है यहाँ पे लिखा है कि 0 हो सकता है लेकिन बी से छोटा होगा। अब यहाँ पे ए और बी जो है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। और क्यू क्या है, क्यू और आर होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर का मान 0 भी आ सकता है। ठीक है, क्यू का मान हो सकता है 0, क्यू का मान नहीं 0 हो सकता। अच्छा, 5 में 3 से भाग, 3 में 5 से भाग कीजिए, 0 बार गया, 0 बार गया तो 0 घटा, शेषफल 3 बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका भी मान 0 संभव है और इसका भी मान 0 संभव है, लेकिन इन दोनों का मान, ए और बी का मान 0 संभव नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए, ये एक होता है वर्ड एल्गोरिदम, जो कि आप लोग जो है, या एल्गोरिथम बोलता है, कोई भी बोलता है, एल्गोरिथम बोलेगा, या जो है लेमा बोलेगा, या प्रमेयिका बोलेगा। प्रमेयिका का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है सीधा सीधा, कि अगर एल्गोरिथम का मतलब सुपरिभाषित चरणों की एक ऐसी श्रृंखला जो कि विशेष प्रकार की समस्या के हल के लिए प्रयोग की जाती है। प्रमेयिका का मतलब होता है कि सिद्ध किया गया एक कथन, जो, और इसे जो है अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, अभी आप लोग को पता है कि अगर मान लीजिए कि हम 37 में भाग कर रहे हैं 5 से, तो कितना बार गया, 7 बार, 35 गया, 2 बच गया। तो जो शेष बच रहा है, फिर से जिससे भाग दे रहे हैं उसमें भाग दें तो आ जाएगा, 2 बार जाएगा, 4, 1 बच गया। अब 1 से फिर दोबारा भाग करेंगे उस संख्या में जिससे भाग दे रहे थे, तो 2 बार गया, शेषफल कितना बच गया, 0। मतलब एक ऐसी श्रृंखला, एल्गोरिथम जो होता है सुपरिभाषित चरण होता है। मतलब कि ऐसे ऐसे आपको करना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा लास्ट में। इसको एल्गोरिथम जो है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होता है। जैसे अगर 37 को हम लिखेंगे तो 5 गुणे में 7 और प्लस में कितना बच गया था, 2। लेकिन अब हम दोबारा से 5 को तोड़ेंगे तो 5, जब 5 अगर मान लीजिए बचा है, तो 5 को फिर क्या करेंगे, 2 इंटू 2 और प्लस में क्या, 1। और इसके बाद जो है 2 बच गया, तो 2 को जब तोड़ेंगे तो 1 इंटू 2 और प्लस में क्या, 0। देखिए, जब लास्ट में जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं,
जब भी हम लोग भाग करते जाएं तो हमेशा लास्ट में ध्यान देना है जहां शेषफल 0 बनेगा तो वहां पे जो अपने को ये संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं इसी को बोला जाता है उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। क्या? एचसीएफ मतलब कि अगर हम लोग भाग देते जाएंगे जैसे देना है, लेकिन जो लास्ट स्टेप में जो आएगा जिससे भाग देंगे और वहाँ पे अगर 0 बच रहा है तब उसको बोला जाता है एचसीएफ। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बाद में ऐसे आप डिवाइड करके फिर इसको इस तरीके से लिखिएगा, लास्ट में जो आएगा इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए दूसरी कोई संख्या लेकर के करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 5 और 10 का, 5 और 10 का करेंगे तो अगर मान लीजिए 10 में हम 5 से भाग करें तो 2 बार गया 10, कितना आ गया? 0। मतलब 10 बराबर 5 और गुणे में 2 प्लस में 0, पहली ही बार में 0 आ गया तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया? 5। बात समझ में आ रहा है? ठीक। दूसरा है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रमेय नंबर 2 है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एफटीए क्या है? एफटीए का है कि अगर किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है? जैसे भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12 है। अगर 4 को हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं अभाज्य संख्या 2 गुणे 2, 6 लिखेंगे 2 गुणे 3, 8 लिखेंगे तो 2 गुणे 2, 9 लिखेंगे 3 गुणे 3। मतलब कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसी को बोला जाता है एफटीए या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो कि अपना है प्रमेय नंबर 2। अब देखिए इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज होगा गुणनखंड करने में, जो कि हम लोग जानते हैं पहले से। जैसे मान लीजिए अपने पास आ गया 100, एक संख्या है 100। बोले कि 100 का जो है 100 पर एफटीए अगर हम लगाएंगे, एफटीए का मतलब कि 100 को पहले चेक करेंगे, 100 में 100 एक से भाग जा रहा है, 100 से जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, इसका मतलब ये तो भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या है तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका गुणनखंड चालू करेंगे, 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से भाग करेंगे 50 पर, फिर से ट्राई करेंगे 2 से जा रहा है, हाँ जा रहा है 25। अब 3 से देखेंगे, 3 से भाग नहीं जा रहा है, 5 से जा रहा है तो 5 से 5 और 5 से 1। मतलब 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। मतलब किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। बोलिएगा सर ये तो हमको भी पता है, इसका यूज क्या है? यूज है मान लीजिए कि आपको बोला, अभी हम लोग देखे थे 5 और 10 का एचसीएफ निकालना। तो अगर मान लीजिए 5 दे दिए तो 5 खुद है तो इसको लिख सकते हैं 5। 10 अगर दिया है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5। जब ऐसा लिखेंगे तो इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन कौन सा गुणनखंड है। जो गुणनखंड कॉमन होता है वही दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी दो संख्या है और दोनों संख्याओं में से जो भी कॉमन होता है, जो भी वहनिष्ठ होता है, वही उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। बोले नहीं, अगर मान लीजिए कि 15 और 25 दिया है या 15 और 17 दिया है। अच्छा, अगर 15 दिया है, मान लीजिए 15 दे दिया तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 17 दिया है तो कुछ नहीं, 17 ही लिखाएगा। दोनों में कॉमन कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है तो CF1 बिल्कुल। कुछ कॉमन मिल गया, मान लीजिए 18 है, 18 रहेगा तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। कुछ कॉमन मिला, हाँ एक मिला 3, तो ठीक है CF3। ऐसे ही अपने को करना है। अगर गुणनखंड विधि से बताएगा तो ऐसे गुणनखंड करना है और एचसीएफ निकालना है। और अगर यूक्लिड विधि बोलेगा तो जिससे भाग विधि से जैसे हम लोग किए थे वैसे किया जाएगा। अब देखिए एक नोट पॉइंट में है कि यदि कोई दो संख्याएं x और y है मान लीजिए, ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का एक का एचसीएफ जो है h है, एलसीएम l है, तब जो दोनों संख्याएं होती है ना उनका गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ 4 इंटू एलसीएम के बराबर होता है। मतलब यदि कोई दो संख्याएं x और y है
और उनका HCF क्रमशः H और L है, तो दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और HCM HCF का गुणा करेंगे तो दोनों आपस में बराबर होता है। अब बोलिएगा सर HCF तो समझ में आ गया, LCM क्या होता है? LCM का मतलब कि जो भी गुणनखंड कॉमन है, जो भी गुणनखंड सबसे ज्यादा बार है वही लिखा जाता है। जैसे इसमें 2 है एक बार, इसमें 2 है नहीं है, तो 2 एक ही बार लिखाएगा। इसमें 3 2 बार है, इसमें 3 एक बार है, तो ज्यादा बार इसमें जो है वो लिखाएगा। 3 कितनी बार है? 2 बार। इसमें 5 एक बार है, इसमें एक भी बार नहीं है, तो एक बार लिखाएगा। तो इसको बोला जाता है LCM। ठीक है, तो LCM इतना, HCF इतना। अब दोनों संख्याओं का अच्छा गुणा करते हैं। अगर दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 15 गुणे 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 अट्ठे 120 और 15 एके 15, 217। ठीक है, 270। अब LCM इतना आ गया, तो दो दो बचे 10, 10 तिहाई 30, 30 और तिहाई 90, और इंटू में LCM कितना, HCF का कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 270 बराबर आ गया। यही होता है कि अगर कोई भी दो संख्याएं x और y हैं, तब उनका LCM L और HCF यस है, यच है या कुछ भी है, तो उनका लासा लघुत्तम समापवर्तक जो होता है या LCM जो होता है और HCF जो होता है, दोनों का अगर गुणा करेंगे तो पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो HCF निकालने का दो तरीका अपने को मिल गया, एक यूक्लिड से, दूसरा गुणनखंड भेद से। तीसरा है, तीसरा प्रमेय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रमेय जो है हम लोग को यूज होगा जो है, जैसे आप लोग देखे होंगे √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √5 है, √7 है, ये सब पूछता है। इस सब में कहाँ जरूरत पड़ेगा? सब में जरूरत पड़ेगा प्रमेय 1.3 का। 1.3 बोल रहा है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। और P किसी संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है। अगर P a जहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, अगर P a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो P a को भी विभाजित करेगी। मतलब इसका मतलब है कि अगर मानिए कि 3 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 3 9 के स्क्वायर को विभाजित कर रही है। ठीक है, 9 के स्क्वायर का मतलब 81। 81 में 3 से भाग करेंगे 27। विभाजित हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर 3 9 के स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो 3 9 को भी विभाजित करेगी। बिल्कुल 3 दिया 9 कर रहा है। यही है प्रमेय 1.3। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आगे देखिए पहले, जैसे इसमें दिया है कि प्रमेय नंबर 4 यही है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अब देखिए √2 एक अपरिमेय है, इतना तो आप लोग को पता है कि मानना हमको हमेशा उल्टा होता है। तो अगर हम मानेंगे कि √2 एक परिमेय है, और परिमेय का मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है धनात्मक, और p और q सहभाज्य संख्याएं हैं। इनका HCF कितना है? 1 है। ठीक है, और q 0 के बराबर नहीं है। इतना बात आप लोग को पता है। तो जब लिखे √2p/q, त्रिया गुणा किए बटे 1 मान के, तो अपने पास बन गया √2p बराबर में q। इसके बाद स्क्वायर कर दिए बोथ साइड में। जब स्क्वायर किए तो 2q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर, तो यहाँ से q स्क्वायर निकाल लिए p²/2। इतना बात समझ में आ रहा है? अब एक बात बताइए कि अगर यहाँ तक आ रहा है, तो यदि p स्क्वायर में 2 से भाग जा रहा है, p स्क्वायर में 2 से भाग जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि 4 का स्क्वायर है, इसमें अगर 2 से भाग जा रहा है, तो इसको कुछ ऐसी संख्या माना जा सकता है जो कि 2 के गुणनफल के रूप में है। तो इसको q और p के अलावा कुछ और मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लिया गया है 2 इंटू a। जैसे अगर 6 में 3 से भाग जा रहा है, तो इसको 3, इस मतलब इसमें तो ये गुणनखंड उसका 3 है ही, तो इसको कुछ और मान ले 2 इंटू 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर p को 2a मानेंगे, तो 2 जो है वो p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब p को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अभी बताए थे प्रमेय नंबर 1.3 से। तो अगर विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे रखने के बाद आ गया 4a²/2, और q स्क्वायर बराबर 2a²। तो a स्क्वायर का मान आ गया q²/2। अब ध्यान दीजिएगा
अभी हम लोग बोले हैं कि क्यू स्क्वायर को पी स्क्वायर को दो विभाजित कर रहा है, तो पी को कितना विभाजित कर रहा है? दो। यहाँ पे आ गया उल्टा, क्यू स्क्वायर को दो विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब क्यू को भी दो विभाजित करेगा। मतलब दो जो है पी को भी विभाजित कर रहा था और क्यू को भी कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, पी को भी दो विभाजित कर रहा है, क्यू को भी दो विभाजित कर रहा है, मतलब इसका मतलब तो ये है कि दोनों में का गुणनखंड कॉमन, एक गुणनखंड मिल गया दो। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा, एक तो नहीं रह जाएगा। जबकि अगर ये परिमेय संख्या होती तो पी और क्यू कौन सी संख्या है? सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब एचसीएफ कितना आना चाहिए? एक। यहाँ आ कितना रहा है? दो। इसका मतलब जो हम लोग माने थे वो गलत है। अभी तो एक के अतिरिक्त गुणनखंड आ रहा है ना, अरे दो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हम लोग माने थे वो गलत है, अर्थात रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिएगा, पहला टाइप था ये वाला, ऐसा टाइप देता है कि रूट टू पूछेगा, रूट फाइव पूछेगा, रूट सेवन पूछेगा, रूट थ्री पूछेगा। अगर ऐसा पूछेगा तो इस तरीके से कीजिएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि मान दर्शाइए कि पांच माइनस अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके पहले आप लोग एक पॉइंट जान लीजिए, ठीक है? कभी भी कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। रूट टू दो के बराबर होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, ठीक है? जिसको टाइप नंबर 2 में जरूरत पड़ेगा। टाइप 2 में क्या है कि सबसे पहले दिया है एक परिमेय संख्या, तो अपने को मानना है उल्टा। मान लिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो परिमेय मान लिए। परिमेय मानने का मतलब इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब जो रूट वाला रहेगा उसको एक तरफ ले जाएंगे, बाकी को एक तरफ ले जाएंगे। तो इधर अंडर रूट तीन को एक तरफ ले गए, और पाँच माइनस पी बाई क्यू। एक बात बताइए, पाँच माइनस पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू धनात्मक पूर्णांक है, कुछ भी मान लेते हैं, छोड़िए। पी को तीन मान ले, इसको पाँच मान ले, ठीक है? तो हो जाएगा पाँच माइनस तीन बटे पाँच। सॉल्व करेंगे, पच्चीस माइनस तीन बटे में पाँच, तो आ गया कितना? बाईस बटे पाँच, ठीक है? बाईस बटे पाँच मतलब यह भी एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे कितना आया है? रूट थ्री। तो कोई भी परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। और अगर नहीं हो सकती है तो इसका मतलब जो हम लोग माने थे वो क्या है? गलत है। यहाँ पे प्लस भी दे सकता है, तो एक है प्लस माइनस वाला टाइप। तीसरा टाइप है इंटू वाला, इंटू या डिवाइड वाला। जैसे मान लीजिए अगर दे दिया कि थ्री रूट टू या फाइव रूट थ्री सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, तो मानना अपने को वही है तरीका। मान लिए है परिमेय संख्या है, परिमेय के बाद पी बटे क्यू के रूप में, फिर एक तरफ परिमेय को एक तरफ अपरिमेय को, तो परिमेय और परिमेय किए। अब आ गया पी बटे तीन क्यू, पी बटे थ्री क्यू। कुछ भी पी और क्यू चूंकि क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक का मतलब एक दो तीन चार पाँच, कुछ भी रखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए पी का मान एक रखते हैं, क्यू का मान दो रखते हैं, तो फिर आ जाएगा एक बटे छः। एक बटे छः बराबर हो सकता है रूट टू के? नहीं हो सकता। इसका मतलब कि कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, इसलिए रूट टू पी बटे थ्री क्यू के बराबर नहीं होगा। विरोधाभास है, इसलिए जो है रूट टू के इसलिए थ्री रूट टू क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट में हाँ, कुछ प्रमेय जो है 1.5 6 और 7 वही है जो कि हम पहले बता चुके हैं कि अगर कभी भी मान लीजिए आप लोग को कुछ भी कोई संख्या दिखाएगी, जैसे मान लीजिए एक बटे पच्चीस पूछेगा, यह जो है शांत दशमलव वाली संख्या है या अशांत दशमलव, तो अपने को कुछ नहीं करना है। अगर कुछ भी ऐसा दिया है पी बटे क्यू के रूप में दिया है, तो सबसे पहले हर हम चेक करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो पाँच 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 एक, तो आ गया कितना? पाँच गुणे पाँच। यदि हर का गुणनखंड करने पे दो और पाँच, या दो केवल आ रहा है या पाँच आ रहा है, या दो और पाँच दोनों आ रहा है, तब तो शांत दशमलव वाली संख्या है। अगर दो और पाँच के अलावा कुछ भी आ रहा है, तीन सात कुछ भी आ रहा है, तो वह एक अशांत दशमलव वाली संख्या है, ठीक है? तो अशांत आवर्ती इसमें से एक ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ठीक है? बाकी क्वेश्चन पी वाई क्यू सॉल्व कराते समय जो है आप लोग को बताया जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है? लेकिन जो भी
टॉपिक रहेगा, पहले तो आप लोग समरी धीरे धीरे करके रिवाइज करते जाइए, एक एक करके आप लोग का समरी आ जाएगा। उसके बाद जो है पीवाईक्यूज पिछले 5 साल की, 5 साल का मतलब जो है 10 सेट हो जाएगा। 5 ईयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, 10 साल और 10 सेट, और 10 सेट का मतलब कितना, 1000 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो इतना जो है आप लोग को सॉल्व कराया जाएगा आप लोग के एग्जाम के पहले इतना सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग धीरे धीरे जुड़े रहिए, जैसा भी रहेगा वैसा ग्रुप पे वैसा जो है आप लोग को वीडियो के थ्रू या और कोई भी जानकारी देना होगा। और हाँ, आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी जो भी शेयर किया जाएगा, चाहे पीडीएफ होगा, चाहे नोट्स होगा, या कुछ भी होगा, वो सब कहाँ जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सब जो है इंस्टाग्राम में अगर देखिएगा तो इंस्टा में जो है, जो बायो है उसमें सब वहाँ पे तीनों चैनल का लिंक पड़ा है, चाहे टेलीग्राम का है, चाहे व्हाट्सएप का है, चाहे जो है इसका यूट्यूब का है। और यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, जो भी रहेगा